नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे आज हम कुछ खास आपके मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। आपकी ज़रूरतों पर बातचीत करेंगे और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ आज देहरादून के CMO डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा इस वक्त चर्चा में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। हाँ, नमस्कार सभी को। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी शर्मा जी, सबसे पहला तो सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि आखिरकार हजारों करोड़ों रुपए का बजट स्वास्थ्य विभाग पर खर्च हो रहा है, आखिरकार देहरादून में चिकित्सालयों की स्थिति क्या है? देखिए, जो गवर्नमेंट हम अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मानव संसाधन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। डॉक्टरों की नियुक्ति भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में भी डॉक्टरों की नियुक्ति की गई थी, अभी भी 216 डॉक्टर्स जो हैं उनकी नियुक्ति की जा रही है। उसमें लगभग 50 के करीब स्पेशलिस्ट हैं, बाकी जो है सामान्य मेडिकल अफसर हैं। उससे पूर्व में ANM की भी भर्ती की गई है, स्टाफ नर्स की भी भर्ती की गई है। जहाँ तक 4th क्लास कैडर की बात है, उसको भी आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त किया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ाएं, अपने मानव संसाधन को बढ़ाएं। एक इशू रहता है हमेशा कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी उपलब्धता को लेकर के इसमें इशू रहता है। सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से विशेषज्ञ डॉक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी सिस्टम में लाया जा सकता है। उसके लिए जो दुर्गम के क्षेत्र हैं उनमें सैलरी भी उनकी 1.5 गुना कर दी गई है लगभग। उसके बाद NHM के माध्यम से यूकोट वी पे स्कीम के माध्यम से भी 6 लाख तक की जो सैलरी है वो डॉक्टर को ऑफर की जा रही है, जो स्पेशलिस्ट है या सुपर स्पेशलिस्ट है। उन सब प्रयासों के बावजूद भी जो है अब हम देखते हैं कि जो है अभी विशेषज्ञ डॉक्टर जो हैं वो सरकारी सिस्टम से अभी कम जुड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कई स्कीम ला रही है। जो डॉक्टर को सुविधाएं हैं वो भी बढ़ाई जा रही हैं, जहां उनका ताकि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो जैसा वो चाहते हैं वैसा उनको कार्य क्षेत्र में मिले। तो सरकार के द्वारा लगातार प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। जहाँ तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ है, मानव संसाधन भी बढ़ा है, लेकिन अभी भी सुधार की आवश्यकता लगातार बनी हुई है। देखो, सुधार की आवश्यकता हर क्षेत्र में है, लेकिन हजारों करोड़ों रुपए का जब बजट खर्च होता है तो स्वास्थ्य विभाग क्या ये अस्पतालों की स्थिति को संतोषजनक मानता है? नहीं, देखिए बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम 100% जो जैसा हम चाहते हैं, जैसा पब्लिक चाहती है उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। लेकिन हमारे लगातार प्रयास जारी है कि किस तरीके से जो पब्लिक की जो अपेक्षाएं हैं हमसे और एक जो क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण जो है हम स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उपलब्ध करा सकें, इसके लिए लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं और हमने काफ़ी इसमें पहले से सुधार इसमें जो है इन चीज़ों में हुआ है। बिल्कुल, दून मेडिकल कॉलेज की हम बात करेंगे। दून अस्पताल राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल। पहाड़ों से, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से, दुर्गम गांव से भी लोग राजधानी में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण उन्हें दर-बदर भटकना पड़ता है। आखिरकार ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि दून मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं नहीं हैं, सुविधाएं काफ़ी पहले से बड़ी हैं। कुछ विशेषज्ञ सेवाओं का जो अभाव था वो भी पूरी की जा रही है। जैसे गैस्ट्रो की बात हम करते हैं, नेफ्रो की बात करते हैं, उसमें भी हमने बताया कार्डियो जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो भी 3-3 आजकल वहाँ पर हो गए हैं। हमारी कैथ लैब भी वहाँ पे संचालित है। ऐसा नहीं है कि सेवाओं में वृद्धि नहीं हुई है, सेवाओं में वृद्धि हुई है, लेकिन उसके सापेक्ष ही आप देखते हैं कि जब आप कहीं पे भी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देते हैं तो निश्चित रूप से मरीजों की संख्या भी बढ़ती है। तो ऐसा मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। अब आप देखते हैं प्रत्येक दिन जो है लगभग 2500 से 3000 की वहाँ पे OPD है। लगभग 200 से ऊपर के वहाँ पे अल्ट्रासाउंड पर डे होते हैं, 50 से ऊपर के CT स्कैन होते हैं, 25 से 30 MRI वहाँ पे प्रत्येक दिन होते हैं। महीने में बात करें तो लगभग 100 से ऊपर मेजर सर्जरी वहाँ पे होती हैं। प्रत्येक दिन की 20 के आसपास जो है डिलीवरी वहाँ पे होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग तभी आ रहे हैं कि सेवाएं मिल रही हैं, लोग तभी आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ एक सेवाएं जो हैं अभी भी वहाँ पे नहीं है, मिल पा रही हैं सुपर स्पेशलिस्ट की। जैसे अगर हम न्यूरो फिजिशियन की बात करते हैं तो न्यूरो फिजिशियन की उपलब्धता नहीं है, तो जिसके चलते जो है हम मरीजों को अन्य स्थान पे जो है वो रेफ़र करना पड़ता है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों को अपने यहाँ सुविधाएं दे पा रहे हैं और काफ़ी पहले से जो संदर्भ है, जो रेफरल है, वो काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या हमारे पास कोई एक ऐसा ऑडिट है आप लोगों के पास जिसके चलते हम ये पता लगा पाएं कि आखिरकार जो सरकार स्वास्थ्य विभाग पर बजट पैसा खर्च कर रही है उसका मरीजों की सुविधाओं के लिए कितना इस्तेमाल हो रहा है? क्या इसका कोई ऑडिट?
देखिए, मैं इस तरह का ऑडिट सीएमओ स्तर से तो नहीं होता है, होता है स्टेट स्तर से जो इस तरह का ऑडिट हो। जहाँ तक दून हॉस्पिटल की बात है, वो भी मेडिकल एजुकेशन के अंडर आता है। निश्चित रूप से इस तरह का ऑडिट स्टेट के द्वारा जब भी वो बजट का प्रावधान करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें किया जाता होगा और उसमें उपयुक्तता देखी जाती है। जब भी हम देखते हैं कोई बजट जारी करते हैं तो उसकी उपयुक्तता देखी जाती है कि कितना जो है उसको पब्लिक के लिए फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जितने भी जो चीज़ें जुटाई गई हैं हमारी, हम जो भी खर्च करते हैं वो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करते हैं, इक्विपमेंट खरीदने में करते हैं, बिल्डिंग बनाने में खर्च करते हैं या लोगों की सैलरी या इंसेंटिव देने में खर्च करते हैं। तो हमारा कोई भी अधिकतर ऐसा बजट नहीं है कि हम कोई उसको विज्ञापन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में खर्च कर रहे हों या अन्य किसी सोशल एक्टिविटी में हम क्योंकि उसको खर्च कर बजट रहे पर हों। इसलिए बार बार सवाल उठते हैं क्योंकि जब बजट निकल कर आता है तब ऐसा लगता है कि मरीजों को उनकी सुविधाओं के अनुसार अस्पतालों में जाते ही सुविधा मिल जाएंगी, उनको जो ज़रूरी मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी मिल जाया करेंगी, इमरजेंसी सेवाएं मिल जाएंगी। लेकिन सरकारी अस्पतालों के ढांचे खड़े कर दिए जाते हैं लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते, वहाँ पर पर्याप्त दवाएं नहीं होती। उन्हें एक रेफरल जिसे कहेंगे कि एक सिस्टम बनाकर छोड़ दिया है कि अस्पताल आ रहे हैं तो आपको रेफर कर दिया जाएगा दूसरे अस्पताल में। रेफरल सिस्टम क्यों है? देखिए, अगर आप रेफरल की बात कर रही हैं तो अगर हम बात करते हैं फील्ड के हॉस्पिटल जो हमारी पीएचसी सीएचसी हैं, कोई भी मरीज़ आता है तो आजकल देखिए मरीज़ में अवेयरनेस भी बहुत है, हर आदमी पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि मुझे जो बीमारी है उसके यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध है नहीं है, ये डॉक्टर जो वहाँ पे उपलब्ध हैं वो हमें इलाज देने में सक्षम है कि नहीं है। तो एक तो ये भी कारण है, दूसरा अब हमारे पास उपलब्धता भी है, संसाधनों की उपलब्धता है, नियर बाई में अगर कहीं पे पास में आवागमन के साधन भी हैं जिससे भी आधे घंटे के अंदर अगर मरीज़ हमारा ऐसी जगह पे पहुंच सकता है जहां उसको बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, उसका जान बच सकती है, उसका जान का जोखिम उसका कम हो सकता है, तो निश्चित रूप से हम ये प्रीफर करते हैं कि बजाय वहाँ जबरन उस मरीज़ को रोका जाए और उसका इलाज किया जाए, जिसके कि इलाज के लिए जबकि उसको अन्य किसी विषय की डॉक्टर है या अन्य संसाधनों की ज़रूरत है, तो तभी ये प्रेफर किया जाता है कि उस मरीज़ को फर्स्ट एड दे करके, सामान्य उपचार दे करके, स्टेबलाइज करके और उसको ऐसी जगह पे उसको भेज दिया जाए जहाँ पे कि उसकी बीमारी से संबंधित जैसे उपलब्ध है, अन्य संसाधन उपलब्ध है, ताकि मरीज़ की जान का जोखिम कम हो। क्या आपके पास कोई एक ऐसा आंकड़ा है या फिर कोई एक ऐसा नंबर है जिसके चलते हम ये समझ पाएँ कि आखिरकार पिछले 1 साल में कितने केसेस रेफर किए गए और उनमें से कितनों को वाकई में ज़रूरत थी? देखिए, इस बात का मैं आंकड़ा तो इस समय मेरे साथ में नहीं है इसका, लेकिन इस बात का लगातार ऑडिट होता रहता है और ये अगर हम बात करते हैं मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के उसमें में अगर बात करते हैं तो जितनी भी गर्भवती माताओं को रेफर किया जाता है उसके लिए एक एसओपी भी बनी है। अभी इस संबंध में एक बैठक भी हुई थी, उसकी एक एसओपी भी तैयार हो रही है और उससे पूर्व भी जो निर्देश दिए गए थे कि जो भी रेफरल होता है गर्भवती का उसको ऑन रिकॉर्ड लिया जाए और जो वहाँ के अधीक्षक हैं अस्पताल के इंचार्ज है वो उसकी समीक्षा करें कि वो कहीं अननेसेसरी रेफर तो नहीं किया है। तो चेक एंड बैलेंस इस पे रखा गया है, इसका लगातार इसका ऑडिट भी होता है कि वो जो रेफरल किया जा रहा है वो अनावश्यक रूप से नहीं किया जा रहा हो। अभी एक इसके लिए पर्टिकुलर एसओपी भी बन रही है गर्भवती माताओं को की सेवाओं को लेकर के, और जल्दी वो एसओपी जो है उसमें वो लागू हो जाएगी। और इसके अलावा ये भी मरीजों की एक दिक्कत है, एक आरोप है कि आखिरकार सरकारी अस्पतालों में हम एक जिसे कहेंगे कि एक सीमित दर पर अपना इलाज पाने के लिए आते हैं, लेकिन आखिरकार वहाँ पर इलाज नहीं मिलता। ऊपर से जब अगर मिलता भी है लंबी कतारों में लगने के बाद तो जो दवाइयाँ हैं वो बाहर की लिख दी जाती हैं और वो भी महंगे दामों में बेची जा रही हैं। और आखिरकार जो सरकार के पास खुद का दवाइयों का स्टॉक है वो पूरी तरीके से हमेशा खाली रहता है। आखिरकार ऐसा क्यों रहता है? अरे देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सरकार का स्टॉक खाली रहता है। डीवीडीएमएस पोर्टल जो है लगातार उसके द्वारा जो है डिमांड एंड सप्लाई की प्रक्रिया जो है वो बनी रहती है, अस्पतालों द्वारा डिमांड की जाती है और उसमें लगातार सप्लाई बनी रहती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कई बार समस्या रहती है कि उस पर्याप्त मात्रा में दवाई जो है वो उपलब्ध ना हो पाई हो, कि जिस पर्याप्त मात्रा में वो दवाई जो है वो अस्पताल को चाहिए, तो थोड़ा कई बार शॉर्टेज होती है। तो उसमें हम यही कहते हैं कि आप मरीज को दवाई 3 दिन की दें, एक साथ 1 हफ्ते की या 15 दिन की दवाई ना दें। तो इस तरह के निर्देश भी अगर कोई शॉर्टेज है तो उसमें इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं। आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि आखिरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोप अगर अस्पताल पर लगते हैं तो समझा जाता है कि आखिरकार भ्रष्टाचार क्यों, लेकिन देखा जा रहा है कि दलालबाजी भी चलती है, जहां पर कहा जाता है कि आपको हम प्रेफरेंस देंगे,
आपकी स्वास्थ्य जांचें हम आसानी से करवा देंगे, हमारी अंदर तक बातचीत है। आखिरकार इसको कैसे डील किया जाता है, क्योंकि इस तरीके के भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सुविधाओं में बिल्कुल भी उचित नहीं है। देखिए, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं कई बार बड़े अस्पतालों में देखने को मिलती हैं, ख़ासतौर से जो इमरजेंसी होती है, जहाँ पे भी भीड़ होती है, तो इस तरह के लोग वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं सुविधा देने के नाम पे लोगों को। जबकि उनका अंदर कोई इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं होता है, कई बार कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होता है, लेकिन वो लोगों को लालच दे करके और उनको एक तरीके से समझिए कि ठगने के हिसाब से वो इस सब चीज़ों को करते हैं। तो इस पे चेक करने के लिए सभी जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे पीआरओ भी बनाए गए हैं और इसको विजिलेंस रखने के लिए अंदर सबको एक निर्देश भी दिए गए हैं कि अपने कुछ 1-2 लोग ऐसे ज़रूर रखें वहाँ पे अस्पतालों में जो इस चीज़ पे हमेशा नज़र रखें कि कहीं कोई इस तरह की चीज़ें तो आपके आसपास इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। और जैसी ये चीज़ संज्ञान में कई बार आती हैं तो कई बार मुकदमा भी उन लोगों पे कराया जाता है और उन पे जो है जो ज़रूरी कार्रवाई है वो भी अपने स्तर से या पुलिस के माध्यम से उस पे कराई जाती है। तो ये आप सही कह रही हैं कि इस तरह की जहाँ पे भी भीड़ होती है और लोग परेशान होते हैं तो इस तरह के कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो जो पीआरओ हैं अस्पतालों में उनको कार्य दिया गया है, उनका कार्य यही है कि वो देखें कि कहीं इस तरह की चीज़ें तो नहीं है और जो एमएस हैं, पीएमएस हैं, उनको भी थोड़ा-सा विजिलेंट उसमें रहना चाहिए कि कहीं इस तरह के कोई लोग हमारे एक्टिव होकर के और वो फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर उनका किसी से कनेक्शन हो या कम्युनिकेशन हो, वो सिर्फ़ झूठ बोल करके, ठग करके लोगों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि ऐसी खबरें समय-समय पर सामने आती रहती हैं और मैं आपसे एक सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछना चाहूँगी। अगर कोई डॉक्टर रेफरेंस देता है निजी अस्पताल का और उन्हें वहीं पर रेफर करता है कि आप यहाँ से इलाज कराने की बजाय इस निजी अस्पताल में जाइए, वहाँ पर आप अपनी आगे के ऑपरेशंस और जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं लेनी है वो वहाँ से लीजिए, तो आखिरकार उस वक्त क्या उस डॉक्टर पर एक्शन होगा? देखिए, ये बिल्कुल गलत है अगर सरकारी सेवा देने वाला कोई व्यक्ति इस तरह की अगर बात करता है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है सरकारी कोई भी अगर हॉस्पिटल है वो अपने उच्च स्तर के अस्पताल में वहाँ पे उसको रेफ़र कर सकता है जहाँ पे कि वो सेवा उपलब्ध है, जिस सेवा को वो देना चाहता है मरीज़ को। निजी किसी भी चिकित्सालय को रेफ़र करना वो गलत है, वो उसके एथिक्स में नहीं आता है। अगर इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त होती है और विद एफिडेविट प्राप्त होती है शिकायतकर्ता के द्वारा, तो निश्चित रूप से जो एथिकल कमेटी है हमारी एनएमसी की, उसको केस रेफर किया जा सकता है और एनएमसी उस पे जो भी फिर उचित एथिक्स के हिसाब से जो भी कार्रवाई करना चाहे वो कर सकती है इसमें। बिल्कुल, और मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्योंकि एक्सीडेंट के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इमरजेंसी सेवाओं की जब भी बात आती है तो कहीं न कहीं एक संशय पैदा हो जाता है कि हमारे को इमरजेंसी में सेवाएं मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। फिलहाल दून हॉस्पिटल कितना प्रभावी है इमरजेंसी सेवाओं के लिए? देखिए, मैं जैसे बताया कि प्रत्येक दिन लगभग 250 के करीब इमरजेंसी जो पेशेंट हैं वो दून हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ पे ईएमओ की ड्यूटी 24/7 रहती है। उसके बाद वहाँ पे जो एचआर होते हैं, हाउस रेजिडेंट होते हैं, उनकी ड्यूटी भी रहती है। जो विभिन्न विभागों के जो सीनियर एजेंट हैं वो भी ड्यूटी पे रहते हैं। उसके बाद जो स्पेशलिस्ट हैं वो ऑन कॉल वहाँ पे रहते हैं इमरजेंसी में। तो अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अब जो ईएमओ है 1 या 2 है, मॉर्निंग आवर्स में वहाँ पे 2-2 की ड्यूटी लगाते हैं, मॉर्निंग में, नाइट में भी जो है ईएमओ 1 ही होते हैं। उसके अलावा जीआर और एसआर वो काफ़ी उसमें रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक साथ जो है वो बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो आ जाते हैं, तो उसमें एक साथ सबको ट्रीटमेंट देना संभव नहीं हो पाता, तो हम प्रायोरिटी के आधार पे मरीज़ों को लेते हैं कि जो पहले ज़्यादा सीरियस होता है निश्चित रूप से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है और दूसरे को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। ऐसे नहीं कि कहीं उसको बस बाहर बैठा दिया जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, लेकिन जो ट्रीटमेंट प्रायोरिटी के आधार पर देते हुए उसमें कार्रवाई जो की जाती है। तो उसमें हो सकता है कि कई बार किसी मरीज़ को उसमें वेट करना पड़े, भीड़ की वजह से कई बार वेट करना पड़ जाता है। तो इसमें थोड़ा-सा मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें धैर्य जो है थोड़ा मरीज़ को भी इसमें रखना चाहिए, परिस्थितियों को देखते हुए और डॉक्टर को भी तत्परता दिखाते हुए उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसको इलाज देना चाहिए, कि देखना चाहिए कि कौन किसकी क्या प्रायोरिटी है। तभी एक ट्राइज एरिया भी बनाया गया है, वहाँ मरीज आता है, हमारे द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इसको इधर भेजना है, इसको ये सेवा देनी है, इसको इधर सेवा देनी है। तो जो ट्राइज वाला जो काम है वो बड़ी तेज़ी से और अच्छे तरीके से उसको किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, करोड़ों रुपए जब बजट पर खर्च किए जाते हैं और सारी सुविधाओं देने की बात की जाती है, तो एक उम्मीद के साथ जब मरीज अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता के साथ अस्पताल पहुंचता है, डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है और वहां पर इस तरीके की अव्यवस्थाएं फैली हों और उसे वो संतुष्ट सुविधा ना मिल पाए, तो क्या वो स्वास्थ्य विभाग की नाकामी है?
देखिए, मैं स्वास्थ्य विभाग की केवल नाकामी नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि अस्पतालों में भीड़ बढ़ी है ना? बीमारी अभी आजकल लोगों की बढ़ी है, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है, तो अस्पताल में भीड़ तो बढ़ी है। किसी भी आप अस्पताल में देख लीजिए, भीड़ बढ़ी है। उस भीड़ को अपने संसाधनों में मैनेज करना हमेशा एक चैलेंज रहता है। आज हम कोई संसाधन बढ़ाते हैं तो जो संख्या है उसी के हिसाब से कहीं ज़्यादा वो बढ़ जाती है, तो हमें पर आप संसाधन कहीं ये नहीं मानते कि अगर सभी जिला अस्पताल और सीएचसी पीएचसी अगर सही रूप से संचालित हो, वहां पर सभी डॉक्टर्स की उपलब्धता हो और नियमित रूप से भर्ती होती रहे, तो इतना प्रेशर एक राजधानी के बड़े हॉस्पिटल पर ना पड़े, जिला अस्पतालों पर एकदम से प्रेशर ना पड़े? क्या आप ये मानते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हमारे फील्ड के जो हॉस्पिटल हैं, पीएचसी, सीएचसी हैं, अगर वहाँ पे उस लेवल का उपचार जो मरीज को चाहिए अगर वहाँ पे मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा रेफरल कम होगा और हमारा जो बर्डन है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल हैं, हमारा दून हॉस्पिटल हो गया, कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल हो गया, निश्चित रूप से यहाँ पे उसका जो मरीज की संख्या जो है निश्चित रूप से वो कम यहाँ पे होगी। तो उसी के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कैसे हम फील्ड में डॉक्टर को भेज सकते हैं। अभी भी इतने डॉक्टर की नियुक्ति की गई है और सरकार के द्वारा दुर्गम में ही सबको पोस्ट किया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पहाड़ में डॉक्टर को रोकना, क्वालिफाइड डॉक्टर को रोकना अभी भी एक हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। सरकार द्वारा सैलरी भी बढ़ाई जा रही है, उनको लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन एक लगातार अभी भी चुनौती जो है सो बना हुआ है और हम प्रयास कर रहे हैं कैसे इस चुनौती से पार हम पा सकें। क्योंकि देखिए, मरीजों का एक साफ तौर पर कहना है कि हम लोग जब भी अस्पताल पहुंच रहे हैं, इस तरीके की अव्यवस्थाएं अक्सर देखने को मिलती हैं और इसके चलते कई बार ऐसा होता है कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लंबी कतारों में लगना पड़ता है, दवाएं उपलब्ध नहीं होती। जब प्राइवेट हॉस्पिटल की दवाइयाँ अगर लिखी जा रही हैं, प्राइवेट दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, तो हम सीधे जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। आखिरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रायोरिटी क्यों नहीं बन रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों प्रायोरिटी बनते जा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अभी भी हमारा जो अगर हम पहाड़ी एरिया की बात करते हैं तो मोर देन 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट अस्पताल को प्रीफर भी करती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट भी है। जहाँ हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन है। आजकल लोगों के पास धैर्य की कमी है और पैसे की कमी इतनी नहीं रह गई है जो अर्बन की पॉपुलेशन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, और धैर्य की लोगों में बहुत कमी हो गई। कहीं पे संख्या देखिए ज़्यादा है तो उसको मैनेज करने में टाइम तो लगता है। हम भी एक कोई व्यवस्था लेकर के चलते हैं, अपने किसी भी सिस्टम की व्यवस्था लेके चलते हैं और ज़्यादा वहाँ लोग आ जाते हैं हमारे एक्सपेक्टेशन से, तो उसमें समय तो लगता है उसको व्यवस्था में बनाने में। आप जहाँ पे कतार की बात करेंगे, लंबी लंबी कतार रखती है, सरकार उसके द्वारा प्रयास कर रही है कैसे हमारा सिस्टम सबको ऑनलाइन किया जा रहा है। आभा आईडी कंपलसरी कर दी गई है। कोड जो QR कोड है वो पेमेंट के लिए और वो सबके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं अस्पताल में, ताकि लोगों को कम से कम समय जो है वहाँ पे वेट करना पड़े और जल्दी लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की भी व्यवस्था की गई है, लोगों को वहाँ पे वेट ना करना पड़े। लेकिन जहाँ संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रतीक्षा लोगों को करनी पड़ती है। लेकिन मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य की लोगों में कमी है। प्राइवेट अस्पतालों में भी आप जाते होंगे तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग वेट करते हैं। कई बार डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग वेट करते हैं। कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर सुविधाएं होती हैं, कैबिन्स होते हैं, अच्छी साफ सफाई होती है, डॉक्टर्स बार बार आकर पूछते हैं, चेकअप करते हैं, वो उनकी निगरानी करते हैं, एक नर्स होती है, मेडिकल स्टाफ होता है, वहाँ का मैनेजमेंट इतना ज़्यादा अच्छा होता है, एक अच्छा रिस्पांस। प्राइवेट हॉस्पिटल एक छवि बन चुकी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी इतने हमारे अच्छे हैं, दून हॉस्पिटल का भी काफ़ी हद तक विकास हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण एक छवि प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी स्थिति पहले से बेहतर हुई है। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर को मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, जो आप सर्विस की जो बात कर रही हैं कि वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट भी होती है और वहाँ पे और लोग भी आपको पानी को भी पूछते हैं, चाय को पूछते हैं, बैठाया जाता है, अंदर डॉक्टर भी आपको तरीके से बात करती है, उसका व्यवहार अच्छा। तो वो देखिए, मैं वो प्रोफेशनल, आप समझ सकते हैं उसको, जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं वहाँ पे हर चीज़ का पैसा मरीज़ से जो है वो लिया जाता है। आपको वेलकम कर रहे हैं उसका भी पैसा जुड़ा होता है, हर चीज़ का
पैसा मरीज से ले जाता है तो वहाँ पे स्टाफ भी उस चीज़ के लिए उपलब्ध कराया जाता है। गवर्नमेंट में अभी भी वो उस तरह का सिस्टम नहीं है कि कोई हमारे यहाँ रिसेप्शन पे 4 लोग उसके लिए बैठे हों, 4 लोग उसको पानी को पूछने को वहाँ पे मरीज को हों, 4 लोग उसका ध्यान रखने के लिए हों। तो वो सिस्टम अभी नहीं है। सरकार, हालांकि सरकार का ऐसा नहीं है, सरकार के संज्ञान में और सरकार की नीयत भी है, वो चाहती है कि इस लेवल की सुविधाएं हम दे पाएँ। लेकिन देखिए, हर चीज़ को इम्प्रूव करने में एक समय लगता है हमारा। और पब्लिक की आप देख रहे हैं कि मरीजों की बढ़ोतरी तो लगातार हो रही है, लेकिन संसाधन की बढ़ोतरी करने में हमें थोड़ा सा समय चाहिए होता है। हम सब लोगों के संज्ञान में ये सब चीज़ें हैं। और सरकार की मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे बात होती है, ये सब चीज़ें जो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में हैं और उनकी मंशा भी है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पे की जाए। जैसे पीआरओ की व्यवस्था जो है वो सभी अस्पतालों में अब ज़रूरी कर दी गई कि जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ की जाए। उसका मकसद ये है कि लोगों को सुविधाएं रहे, लोगों का कम्युनिकेशन जो है थोड़ा सा बेटर है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अराइज होती हैं अस्पतालों में, वो ना हो। तो ये व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर को अभी हम कंपेरिजन करने की स्थिति में उस मामले में नहीं। बिल्कुल, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि हमारी भी इच्छा शक्ति है, सरकार की भी इच्छा शक्ति है कि इसको बेहतर बनाया जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके रोड मैप, आपके विजन और आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे लैक पॉइंट्स हैं, गैप्स हैं जिसको फिलअप किया जाए सरकार की सहायता से? कुछ 2 पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे जिसकी कमियां दूर हो सकती हैं? पहला तो सबसे जो मैं मानता हूँ कि जो हमारे जो फील्ड के हॉस्पिटल है, पीएससी सीएससी है, वहाँ पे पूरे टीम की उपलब्धता होना, जो डॉक्टर की टीम है उसकी उपलब्धता हम सुनिश्चित कर रहे हैं, वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। और जो डॉक्टर या स्टाफ वहाँ पे रह रहा है उनको भी उस तरह का माहौल वहाँ पे प्रदान किया जाना चाहिए जैसा कि वो अपेक्षा करते हैं। जब नौकरी में आते हैं तो उनको भी एक सुविधाजनक जो है माहौल है वो दिया जाना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैं ये भी कहना चाहूँगा पब्लिक, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक पब्लिक का भी पार्ट हूँ। तो हम कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा धैर्य हमें रखना चाहिए। किसी से भी सर्विस जब हम किसी चीज़ के लेते हैं, थोड़ा सा हम अपना धैर्य रखें, कोऑपरेट करें, अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। अभी आप अस्पतालों में जाते हैं, हम लगातार सफाई करवाते हैं। अभी मैंने एक लिफ्ट यूज़ करी है अस्पताल की, एक बहुत अच्छी जगह मैंने की लिफ्ट यूज़ की, बड़े संस्थान की लिफ्ट यूज़ की। वहाँ से कोने में वहाँ पे लोगों ने थूका हुआ था, पीक थूकी हुई थी। इसको आप क्या कहेंगे? तो लोगों को थोड़ा सा अपनी मानसिकता भी बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, सरकारी सिस्टम है वो आपका है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको साफ रखना, स्वच्छ रखना, लोगों को जो वहाँ लोग सेवा कर रहे हैं उनको कोऑपरेट करना, उनको इज्जत देना, ये थोड़ा सा जिम्मेदारी बनती है। तो ये पब्लिक भी इस चीज़ को समझे और हम भी अपना काम करेंगे कि कैसे मानव संसाधन को हम सब जगह उपलब्ध करा सकें। डोंट यूज एज पब्लिक प्रॉपर्टी, यूज एज योर ओन प्रॉपर्टी। बिल्कुल, ये सही बात है। मेंटेलिटी चेंज होनी चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए सरकार के साथ, सरकार का हमारे साथ, जिस वजह से एक बदलाव देखा जा सकता है। और अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ एक अच्छा समन्वय स्थापित करना, जिसके चलते एक बेहतर उपचार भी मिल सकता है। पेशेंट्स जिसकी आपने बात की, उससे भी काफ़ी हद तक कुछ सुधार की उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी को, जो कि देहरादून के सीएमओ हैं। उनसे हमने बहुत सारे विषयों पर बातचीत की और अभी इस वक्त दून मेडिकल कॉलेज और देहरादून के हॉस्पिटल्स किस तरीके से संचालित हो रही हैं, वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं कैसी कुछ दी जा रही हैं, वो आपने इस पूरे इंटरव्यू में सुना होगा। फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।